और दोस्तों, कल जो मैंने आपको वीडियो वैकेंसी का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड की थी, आज हम पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं। चलो टूल्स ले लेते हैं यहाँ से, और ब्रश की हमें ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखिए, सबसे बुरी बात तो ये है कि इस फॉर्म को मैं भी फिल नहीं कर सकती, क्योंकि एज जो क्राइटेरिया है वो नहीं है मेरे पास, पर आप लोगों के पास है। जो भी है बहुत अच्छा है। और काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि मैम ये 2 इयर्स का डिप्लोमा ना एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। तो मैं बताती हूँ, आपको बताते हुए चलते हैं। जो भी व्हाट्सएप कह रही हूँ मैं, कमेंट्स में जो मैसेज आए थे उनके आंसर आप सबके यहीं पे मैं इस वीडियो में बता दूँगी। हॉस्पिटल का नाम है सफदरजंग हॉस्पिटल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए, आप ना जब किसी भी नोटिफिकेशन को जब रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। सब सीखे सिखाए नहीं आते हैं कि सबको ये होता है कि नहीं पहले से सब कुछ पता था। जब जितना आप ना रीड करेंगे ना किसी भी चीज़ को, उसके बारे में आपको समझ में आएगी। तो मेरा मानना तो ये है कि आप ना जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको पूरा अच्छे तरीके से रीड करें, ठीक है। कोशिश आपकी यही रहेगी। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर ग्रुप ए, बी एंड सी। देखिए, यहाँ बी और सी पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है। तो देखते हैं, चलते हैं। देखो, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। जो भी कैंडिडेट जिस भी डिपार्टमेंट से है वो इस वीडियो को पॉज करें और फिर अपनी वैकेंसीज़ को चेक करें, ठीक है। कल हमारी वैसे बात हो चुकी थी कि इतनी वैकेंसी आ गई हैं। आज हम वैकेंसी के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड एज क्राइटेरिया। तो देख लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट में, जो फिजियोथेरेपिस्ट 9 नंबर सीरियल नंबर है फिजियोथेरेपिस्ट, उसमें ये लेवल 6 पे की पे मैट्रिक्स आपको मिलेगी। देखो, जो पे कमीशन लागू होता है ना, वैसे तो 11 चल रहा है, 7th पे कमीशन, 6th पे, 5th, 4, 3, 2, तो ये पे मैट्रिक्स होती हैं। इससे ही आपकी सैलरी डिसाइड होती है लेवल 6 से, ठीक है। तो इसमें एसेंशियल मांगी गई है एजुकेशन बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी। थैंक गॉड कि कम से कम बैचलर तो मांगा है, वरना मैं तो ये सोच रही थी कभी डिप्लोमा मांग ले। पर डिप्लोमा, अगर ये हंसी मजाक की बात है, डिप्लोमा आ जाता तो डिप्लोमा वालों की मज़े हो जाते, 40 वैकेंसी वो फील करते। चलो बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री वाले अब खुश हो जाएं। डिप्लोमा कैंडिडेट जो है वो अपने डीएसएसबी की तैयारी करें, ठीक है। उनके पास उनकी वैकेंसी है, और जो बैचलर डिग्री वाले हैं उनके पास ये वैकेंसी जो फील कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल विद एट लीस्ट 100 बेडेड, ठीक है। अब मेरे पास सुबह सुबह मैसेज आए, मैंने देखे थे। तो एक्सपीरियंस की अगर ये बात करते हैं, आपके पास है ना, जैसे कि एक कैंडिडेट का था पार्स हॉस्पिटल पंचकुला। तो पार्स हॉस्पिटल क्या है? पार्स हॉस्पिटल एक फ्रेंचाइजी है। एक ये मान लो कि पहले आप पार्स हॉस्पिटल की डिटेल पढ़ें, ठीक है। कि वो जब आप पार्स हॉस्पिटल की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, ऑनलाइन डिटेल पढ़ें, क्योंकि उसकी जो ब्रांच है वो पंचकुला में भी है, रोहतक में भी है, और हर क्योंकि फ्रेंचाइजी की एक ब्रांच हो जाती है ये, ठीक है, ब्रांड हो जाता है, एक नेम ब्रांड कि चंडीगढ़ में भी है, पंचकुला में भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। तो वहाँ पे बेडेड गिवन मिलेंगे आपको हॉस्पिटल के। अगर ऐसी कोई फ्रेंचाइजी है पार्स हॉस्पिटल की, तो पहले सबसे पहले आपको यही देखना है कि आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं और कर रहे थे उनके पहले बेडेड चेक करो हॉस्पिटल्स के, कि वो कितने बेडेड हैं।
जितने भी बेडेड के हॉस्पिटल हो ना, आप बस उसका एक्सपीरियंस आप लगा देना। आप ये मत सोचना कि इसमें 2 साल का 100 ही बेड होने चाहिए। देखो एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, ये आप गलती मत करना कि एक्सपीरियंस हो 1 साल का। और आप अगर किसी के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस, क्योंकि वो जब आप सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरेगा, तो अगर 2 इयर्स का अगर आपका उसमें मिलेगा, मेंशन मिलेगी कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस जिसके पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में जितने भी बेड का हॉस्पिटल हो आपका, ठीक है, आप उसको फिल कर देना। आप ये मत सोचना कि देखिए जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको देखें कि आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब आप ये देखिए कि क्या 40 के 40 बच्चे वही पास होंगे जो 100 बेडेड हॉस्पिटल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे? मेरा तो मानना, मैं तो नहीं मान सकती इस बात को कि 40 के 40 वही होंगे, ठीक है। आपके पास क्या है कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं, 100 बेडेड नहीं है तो 50 वाला होगा, 20 वाला होगा, 30 वाला होगा, कोई कैसा तो होगा ही। आप फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। आप ये बाद की बात है कि वो आपको लेंगे या नहीं लेंगे। ज़रूरी नहीं होता है कि जब हम कहीं पे सिलेक्शन क्राइटेरिया देते हैं तो क्या सारे बच्चे, आप अपने आप से ही मान के देखें, क्या सारे बच्चे 40 के 40 100 बेडेड हॉस्पिटल वाले ही एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे? एग्ज़ाम को क्लियर जब करेंगे उनमें से छांटा जाएगा कि कितने एक्सपीरियंस वाले और कितने बेडेड वाले आपके स्टूडेंट रहे, वो कैंडिडेट रहे हैं, ठीक है। तो आप बस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ लगा देना। आपके अगर जो 100 बेडेड में काम कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। जो 50 के लिए में कर रहे हैं उन वो भी अपना फील कर देना। ऐसा मत सोचना कि मैंने 100 बेडेड हॉस्पिटल नहीं है मेरे पास एक्सपीरियंस तो मैं नहीं दे पाऊँगा। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि ये चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस बार बार चेंज होते रहते हैं और बाद तक होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप सारी मेरी बात अच्छे से पहले तो कोशिश करो कि 100 बेडेड हॉस्पिटल आपके पास हो। नहीं हो तो कोई गम वाली बात नहीं, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, क्लियर होने के बाद ही डिसाइड होगा कि 100 बेडेड वाले जाएंगे या 50 वाले जाएंगे। और दोबारा इस बात को मैं समझा देती हूँ, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। देखिए 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपको डालना है, ठीक है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, इससे कम मत डालना। अगर 1-2 मंथ अगर कम भी हो तो उसको 2 करके डाल देना, क्योंकि 2-3 महीने का तो अब आप जहाँ कर रहे होंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। कभी आप ये सोचो, जैसे कि क्या होता है कि आपको 1 साल और 10 महीने आपको अभी प्रेजेंटली वर्किंग करते हुए हो गए, ठीक है। और आप जहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बनवाएंगे तो वो क्या लिख के देंगे आपको, ये टाइमिंग लिख के देंगे, मंथ लिख के देंगे। आपके मंथ हो गए हैं 1 से 10 महीने। तो ये मत सोचना आप कि देखो आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट करवानी है। देखो अगर ज़्यादा स्मार्ट बनोगे ना तब भी फंसने के चांस हो जाते हैं। आप 1 महीना 10 दिन के 1 साल 10 महीने का एक्सपीरियंस बनवा लो, ठीक है, अभी तक का, इस मंथ तक का जो बच्चे चल रहे हैं। ये कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनके जो ये सोचेंगे कि यार 2 महीने और रहते हैं, तो वो वहाँ पे आपको क्या करेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यू वर्क कर रहा है बंदा, ठीक है, वो कंटिन्यूटी लिख देगा एक्सपीरियंस में आपके, ठीक है। तो कंटिन्यूटी लिखने के बाद क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया मानो, और क्लियर होने के बाद जब आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपका 1 साल 10 महीने वाला एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि उन्होंने ये लिखा है कि भाई कंटिन्यूटी, ये कैंडिडेट वहाँ पे अभी भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो ये कहेंगे कि जी आप अपना दूसरा नया बनवा लो, ठीक है, एक से इतने का, 1 साल से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस बनवा लो, तो देखो नवंबर में क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा, तो अक्टूबर वाला मंथ हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर में कहीं जाके ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, तो आप उसमें काउंट हो जाएंगे। ये उन कैंडिडेट के लिए बता रही हूँ जो आगे पीछे चलेंगे, कि जैसे कि किसी का 1 साल 10 है, किसी का 11 है, किसी का 8 है, कोई किसी का 8 भी हो ना, वो भी भर देना है, ऐसा मत सोचना। बस 1.5 ईयर में मत करना, ठीक है। 1 साल 6 महीने का मत करना, क्योंकि 6 महीने आप नहीं दिखा पाओगे। उससे कम से कम एटलीस्ट 1.6 ईयर्स तो होने ही चाहिए आपके पास। तो ये शायद मेरी बात समझ में आ गई है, आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई तो आप इसको समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये उन कैंडिडेट के लिए जो कई बार ऐसा होता है ना कि अरे यार मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ पर मेरे पास इतने दिन का एक्सपीरियंस है, इतने का नहीं है। ऊपर वाले तो भर ही सकते हैं, 2 साल से ऊपर वाले तो काफ़ी अच्छे से भर सकते हैं। जिनका 1.5 साल हो गया है और 1.5 से ऊपर वो अभी कंटिन्यूटी में हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर दें। और शायद मेरी ये आपको जो बातें हैं कुछ समझ में आई होंगी और आनी भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब डिज़ायरेबल, इसमें यहाँ पे शायद एमपीटी गिवन होगा, क्योंकि कुछ, हाँ ये रहा नीचे, सॉरी मेरे को दिखाई नहीं दिया। डिज़ायरेबल है मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी इन एनी ब्रांच। थैंक गॉड कि एनी ब्रांच लिखा है, मैं तो ये सोच रही थी कि कभी एमपीटी भी इन्होंने स्पोर्ट्स ना मांगी हो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है ये, मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी इन एनी ब्रांच, ठीक है। आपने मास्टर डिग्री कर रखी है फिजियोथेरेपी में, चाहे वो ऑर्थो का बच्चा है, चाहे वो न्यूरो का है, गायनी का है, आईसीयू का है, या फिर स्पोर्ट्स का है। तो ये सारे जो भी कोई भी है एमपीटी, आपको अपनी एमपीटी की डिटेल सारी डालनी है और बिल्कुल करेक्ट डालनी है। बस डिटेल डालने में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से अपनी डिटेल्स डालना कि मास्टर डिग्री इतने से इतने की है, ये जो भी गिवन होगा ऑनलाइन वो बिल्कुल अच्छे से आपको फॉर्म भरना है। अब कर लेते हैं एज, जो कि मैं नहीं भरूँगी, मैं तो भर ही नहीं सकती। चलो सेवा में जुट जाते हैं अब हम लोगों की। मैं नहीं तो और सही, है ना, मैं नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये डॉक्टर विकास दिव्याकृति एक टीचर हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, वो ये ऐसे ऐसे लाइंस बोलते हैं, मैं नहीं तो तू सही, तू नहीं तो मैं सही, इस तरीके से। तो वही है कि मैं नहीं तो तुम सही, ठीक है। आज का ये नारा दे देते हैं, हंसने वाली बात है ही, मेरे को तो बड़ी हंसी आ रही है कि वैकेंसी जब आती है ना तो अपने आप में कितनी खुशी होती है। शायद मैं अपने आप को आपको बता नहीं सकती कि फॉर्म आपको फिल करना है पर खुश मैं हूँ। सो चलो करते हैं। एज आपकी रहेगी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से ऊपर के कैंडिडेट नहीं भर सकते, जिसमें कि एक कैंडिडेट मैं भी हो गई, तो मैं भी नहीं भर सकती, ठीक है। मेरी रिजर्वेशन है ओबीसी, फिर भी मैं नहीं भर सकती, क्योंकि अब बता देती हूँ कि कौन कौन से किन किन में एज रिलेक्शन आप कैसे भर सकते हैं। देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट है, तो इसमें आपके पास जो भी कैटेगरी है आप उसको फिल कर देना। अब ये मत सोचना क्योंकि ये एमसीडी वैकेंसी नहीं है, ठीक है, जैसे डीएसएसबी में निकली थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखो इतना तो आपको अब समझ में आ गया है,
ऑपरेशन थे ओटी टेक्नीशियन की भी काफ़ी सारी वैकेंसी, भरमार वैकेंसी हैं। देखिए ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, कितनी सारी वैकेंसी हैं। मज़े आ गए भाई ओटी वालों को भी। और ये रोक के आप अपना देख लेना अपनी अपनी और जो डिपार्टमेंट में हैं वैकेंसी। अपने साथियों को भी भेजो, जो आपके अलग डिपार्टमेंट के साथी हैं ना, उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताओ कि एटलीस्ट उनको भी फॉर्म भरने का कोई मौका मिले बार बार। फिर करते हैं ऑक्यूपेशनल, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऑक्यूपेशनल के भी हैं। और ये देखिए अभी इसमें 2 वैकेंसी हैं और ये हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। लेवल 6 पे मैट्रिक्स है इसमें। बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशन थेरेपी, 2 ईयर एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। देखो इन्होंने सिर्फ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है किसी हॉस्पिटल का, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूट का, कोई भी हो। तो यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कम, जैसे फिजियो में था 100 बेडेड यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो ये तो और भी इनके लिए बहुत अच्छी बात है। या फिर देखो, या तो ये क्वालिफिकेशन हो और या फिर 12th क्लास पास साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट, ठीक है, 12th किया हुआ हो पीसीबी से, डिप्लोमा हो 2 इयर्स का ऑक्यूपेशनल। यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे भर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल वाले 3 ईयर, डिप्लोमा वालों को 3 ईयर एक्सपीरियंस गिवन दिया हुआ है इन ए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। ये भी देखो एज 30 ईयर्स है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर की, 30 साल से ऊपर वाले बच्चे नहीं भर सकते। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए और ये जो वैकेंसी है, चलते हैं हम नीचे। अब यहाँ दिया हुआ है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आज से ये शुरू हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की का प्रोसेस। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/10/2023। प्लीज़ एक और कैंडिडेट को मैं बात बताना चाहूँगी, जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, फॉर्म जब फिल करते हैं, या तो आप सबसे पहले आप किसी बुक के ऊपर, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बुक से अच्छी सेविंग है कहीं नहीं है। आप बुक के ऊपर लिख दें, बुक के सामने, जैसे कि नोट होते हैं ना, बुक में नोट पेज होता है या आगे होता है पीछे होता है, तो अपने पेंसिल से लिख दो आप, मेरा एप्लीकेशन नंबर इतना है, पासवर्ड इतना है, ठीक है। वो देखो फ़ोन कई बार गुम हो जाते हैं, कई बार फ़ोन गुम हो जाता है, कई बार सिम ख़राब हो जाती है, कई बार हमें डाटा निकालने में काफ़ी परेशानी होती है। पर आजकल तो ईमेल का सिस्टम है, ईमेल निकल जाता है, पर ज़्यादा परेशान क्यों होना है। अपने आप को उसको एप्लीकेशन नंबर को लिख के रखो, या फिर स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके किसी और के पास भेज दो, भाई बहन बंधु फ्रेंड जो भी है उनके पास सेंड कर दो, कि इन केस ऑन द सपोर्ट हमारे साथ कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाए, किसी ने पर्स चोरी कर लिया, फ़ोन चोरी हो गया, तो आप टेंशन ना लेके अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दें, क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे बड़ी टेंशन होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 26 तारीख है। और टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, देखिए पहले इन्होंने अब की बार डाल दिया है, कल तो ये अपडेटेड सून दिखा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। सीबीटी एग्ज़ाम आपका मंथ के लास्ट में होगा, 4th वीक मीन्स नवंबर के लास्ट में। तो ये तो अच्छी बात है कि आपकी दिवाली 8 नवंबर की है ना, शायद 8 तारीख की है दिवाली, 8 नवंबर के आसपास। तो आप अपनी दिवाली अच्छे से मनाइएगा, ठीक है। दिवाली भी मनाने, त्यौहार तो मनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, ठीक है। शायद ये किसी को बात अच्छी लगे ना लगे, पर मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी स्ट्रेसफुल जो वाली जो लाइफ है ना, सुबह से शाम तक हम वर्क कल्चर
अपना वर्क करते रहते हैं। पर जब बीच में फेस्ट आते हैं ना, फेस्ट में हमारे भाई बहन मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा, हम घर जाके कितनी सारी चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये अपनी मेंटल प्रिपरेशन को क्योर करने के लिए, डे को चेंज करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो अपने त्यौहार सारे ज़रूर बनाने, मैं ये नहीं कहती, जॉब अपनी जगह है, त्यौहार अपनी जगह है। ठीक है, बस हाँ ये हो सकता है कि आप डेली अपना वर्क करें, डिसिप्लिन बना के रखें, और दिवाली जिस दिन त्यौहार है उससे 3 दिन पहले अपना थोड़ा सा दिवाली वाले दिन का भी वर्क कर लें। ठीक है, कि आपको ये महसूस ना हो कि नहीं यार मैं तो पढ़ा ही नहीं। फिर करते हैं बात फोर्थ वीक में आपका एग्ज़ाम है। टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रैंक लिस्ट दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपकी रैंक लिस्ट आ जाएगी। टेंटेटिव डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और सक्सेसफुल कैंडिडेट, ये सेकंड वीक में हो जाएगा। ठीक है, चलो इन्होंने सारी डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी से जल्दी लो, और इसको ना अपनी टेबल के सामने चिपका देना। ठीक है, निकाल के या तो टेबल पे चिपका देना, या इस स्क्रीनशॉट को अपने फ़ोन की थीम पे लगा लो। ठीक है, कि आपको ये याद रहे कि कब तक फॉर्म भरना है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम होना है, कि कब रैंक लिस्ट आएगी, और सेकंड वीक में आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, फिर करते हैं, वैसे देखिएगा मेरा भी एग्ज़ाम है, थोड़ा मैं भी बिज़ी ये मान लो मैं बिज़ी ही रहती हूँ, फ्री तो रहती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो बच्चे अनमैरिड है ना और मैरिड, इनमें ना दिन रात का फ़र्क होता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो। मैं ये नहीं कहती कि नहीं गर्ल्स, अनमैरिड और मैरिड, अनमैरिड को सिर्फ क्या होता है, अपना एम चुनना होता है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को एक बार ये भी बोल देंगे कि मम्मी मेरा सफदरजंग का पेपर है, तो आप ना ये देखना आपके मम्मी पापा परिवार आपको ना डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। देखो एक स्ट्रगल की बात एक अलग मैं बोल सकती हूँ, कि जिन परिवारों में थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली हैं, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको वर्क भी करना होता है, जॉब भी करनी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि सारी फैमिलीज ऐसी हैं। तो ये जो एम है, ठीक है, अनमैरिड को काफ़ी टाइम मिल सकता है तैयारी करने में, पर मैरिड जो होते हैं लड़के या लड़कियां, ठीक है, उनके पास सराउंडिंग बच्चे भी होते हैं, परिवार भी होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और गर्ल्स को कुछ ज़्यादा ही होती हैं, क्योंकि गर्ल्स अपने आप को कुछ कह भी नहीं पाती हैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। खाना बनाना, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं, बच्चों को रखना, ये करना वो करना, तो हाथ पैर तो ये मान लो कि मैरिड जो गर्ल होती हैं, सॉरी मैरिड वुमेन होती हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है ये तैयारी करना, पढ़ना। तो जो भी अनमैरिड लड़कियां हैं वो कोशिश करें कि शादी से पहले ही आप कहीं सेट हो जाएं। ठीक है, देखो बाद में तो टाइम मिले ना मिले, कोई टाइम आपको दे पढ़ने के लिए ना दे, पर आप अपने पेरेंट्स के पास रह के अच्छे से अपने आप को स्टेबल कर सकती हैं। देखो ये मोटिवेशन तो मुझे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो गए तो, और बिना मोटिवेशन के तो आप चलेंगे ही नहीं। ठीक है, और ख़ासकर लड़कियां वैसे ही ऑनलाइन में इतना वो रहती, जीके उनका वीक रहता है। ठीक है, सारी लड़कियां नहीं, कुछ कुछ, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में इतना ध्यान नहीं देती हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर करते हैं अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, बहुत बातें हो गई हैं आज। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, CBE कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ओरिजिनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आपको वो वेरिफिकेशन विल बी कैरी आउट आफ्टर CEB। आपका एडमिट कार्ड इस लिंक पे आएगा। रिलैक्सेशन आपकी अपर एज लिमिट फॉर ST OBC एक्स सर्विसमैन।
ठीक है। अब मैं सारा आपको जो मेन होगा वही बताऊंगी, ठीक है। और रिजर्वेशन भी उसी को मिलेगी जो ST SC OBC EWS विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप ना अगर रीड करोगे तो पॉज करना वीडियो को, फिर रीड कर लेना। आपकी पे स्केल देखो, आपकी पे स्केल 6 है, ये रही 6, ठीक है। तो आपकी पे स्केल बनेगी 35, ये बेसिक पे स्केल है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैश इन हैंड पे स्केल। 35,400 से जब तक आप रहेंगे, ठीक है, तब तक आपकी ये प्रमोशन होती रहती है। 1,12,400 रुपये फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। लेवल 6 की है ये। और हाँ, फिजियो और ऑक्यूपेशनल वालों की लेवल 6 पे मैट्रिक्स है। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया, 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और 30 से ऊपर होगी तो किन किन की होगी, किन किन के रिलैक्सेशन है। SC ST 5 ईयर। OBC अगर कोई भी कैंडिडेट SC ST से है और वो 30 से 35 साल की उम्र का है, 31 से 35, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। OBC 3 ईयर्स, ठीक है, मैं भी नहीं भर सकती क्योंकि मैं तो इससे भी ज़्यादा एज की हो चुकी हूँ। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रेकनिंग। जो मिलिट्री सर्विस में हैं, बेस उनके जो एक्स सर्विसमैन के भी बनते हैं सर्टिफिकेट, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। PWD को 10 ईयर 15 ईयर ऑफ ST ST 13 ईयर ऑफ OBC कैंडिडेट, ठीक है। वैसे 10 साल का रिलैक्सेशन है कोई जनरल कैटेगरी में। अगर SC ST है PWD में, उसका 15 साल का है। और जो OBC में PWBD का है, वो उसका 13 साल का रिलैक्सेशन है। फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट 45 अप टू 45 ईयर फॉर ST ST, 40 ईयर फॉर अदर्स ग्रुप C, provided government servant has put on minimum 3 year of service in central government accordance with the instruction or order issued by the government of India। सो आपका ये एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं, ये आपकी बातें हैं पढ़ने की। फ़ी पेमेंट कैसे करेंगे? नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। 600 रुपीज़ आपको करने हैं। जनरल OBC EW जो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये स्पेशल, जो वुमेन कैंडिडेट SC ST PWBD एलिजिबल रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट को फिल नहीं करनी है जो SC ST और PWD जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। फ़ी कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड मैस्ट्रो रुपे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली एंड NCR रीजन, ये अपना फॉर्म फिल कर लेना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है। क्वेश्चंस कितने आएंगे देखिए, टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट एग्ज़ाम। जैसे कि कोई भी इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, तो आप 100 रुपये के पर क्वेश्चन आप डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका गलत आया हुआ है, और ये आप उस क्वेश्चन को वो कर सकते हैं। उसके अगर वो गलत मिलता है तो उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं, सबको मिलते हैं फिर।
ठीक है, ये उसके बारे में दिया हुआ है। फिर आगे चलते हैं, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ये आप रीड कर लेना पूरा, ठीक है। आईडी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी का कार्ड इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन नोटिस, ठीक है। और ये सारे आपकी जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको सारी चीज़ें ये गिवन होंगी, और आई थिंक इतना काफ़ी है और आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और हेल्पलाइन नंबर, ये अगर किसी को कोई इशू होता है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बड़ा अच्छा लगा, आज की वीडियो बनाने में मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखो वैकेंसीज़ आएंगी तो अच्छी तो बात है ही, इसमें बुरी बात कोई नहीं, बस अब तैयारी शुरू कर दो। और हाँ, एक और बात बतानी थी, सफदरजंग जो हॉस्पिटल है, या शायद आई थिंक सबको पता होगा, नहीं जिनको पता है, ये क्या है, स्पोर्ट्स सेंटर है, ठीक है। क्या है, स्पोर्ट्स सेंटर। तो अगर आज से ही, ठीक है, आज से ही आपको स्पोर्ट्स इंजरीज, ट्रीटमेंट, न्यूरोलॉजिकल पाल्सी, जो भी है स्पोर्ट्स के बारे में, कॉमनेस्ट इंजरी, ये पढ़नी शुरू कर दो, ठीक है। और तो काफ़ी सारे बच्चों की तैयारी हो ही रखी है, पर ये स्पोर्ट्स सेंटर, अगर सफदरजंग स्पोर्ट्स सेंटर है तो मे भी चांस बन सकते हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आने के, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की बुक्स उठाओ और उसको पढ़ने लग जाओ। सो आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है, थैंक यू सो मच। और भाई सारे मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो, कोई बात नहीं, अभी तो मैं अकेली हूँ इसलिए मेरी ऐसी वीडियोस बनती हैं। ये सोच के कर दिया करो कि मैडम आपको इतना समझा रही है, बना रही है, वीडियो ही बना रही है, तो ही लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो। अपने जूनियर्स को मेरे चैनल के बारे में बताओ। जूनियर्स को अगर देखो, जूनियर्स को बताओगे ना तो उनको क्या होगा, एटलीस्ट उनको हॉस्पिटल्स के नेम तो पता लगेंगे, वो फॉर्म नहीं भर सकते, उनको ये तो पता रहेगा कि ये हॉस्पिटल वहाँ पे है, वो ऐसी फैसिलिटी देता है, वो ऐसी इतनी वैकेंसीज आती हैं, वो अपनी तैयारी शुरू तो कर दें, ठीक है। हमारे साथ तो गलती यही रही है कि कोई बताने वाला नहीं था हमें, कि भाई उस टाइम पे तो वैकेंसीज नहीं आती थी, अपना गवर्नमेंट का तो नाम ही नहीं ये था कि भाई गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट की ऐसे तैयारी करते हैं। आप सबके साथ नहीं हो सकता, शायद मेरे साथ हुआ, हमारे डिपार्टमेंट में हुआ है ऐसा, तो मैं नहीं चाहती कि कोई जूनियर कैंडिडेट भी इन वैकेंसीज से छूटे। एटलीस्ट उन्हें देखो, कई बार फिजियोथेरेपी में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं इस फील्ड को लेके, पर मेरा मानना ये है कि ये फील्ड इतनी डीमोटिवेटेड नहीं है जो बच्चे सोचते हैं। पर देखो, जब बच्चे ग्रेजुएशन टाइम में होते हैं तब मेंटल जो उनका सोचने की क्षमता होती है वो अलग होती है, वो जॉब करने लग जाते हैं तब कुछ अलग होती है, और जब वो किसी को ठीक करने लग जाते हैं ना, ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, अरे यार ये पेशेंट ठीक हो गया, तो उनको इंटरनल जो कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वो उनका अलग होता है। तो टाइम के अनुसार ही हर कैंडिडेट के अंदर सोच डेवलप होती है, हम ये नहीं कह सकते, पर आप अपनी तरफ से जूनियर्स को ये बताएं कि अभी आप ये चैनल को फॉलो करें, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लें, इसमें वैकेंसीज अपडेट होती रहती हैं। तरीके हैं कि आप अपने ग्रेजुएशन टाइम से ही किस किस चीज़ का ध्यान रखें, कैसे आप पढ़ सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको जीके कितनी पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है, रीजनिंग कौन सी पढ़नी है। तो देखिए,
अभी तो आप फाइट कर ही रहे हैं, ठीक है। अब आप अलग रह के, आप अपनी जॉब में रह के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। और कोई बच्चा अगर किसी को ये हो कि 3 साल अपने स्टडी के साथ साथ निकलते ही बच्चा अगर किसी को जॉब मिल जाती है तो इससे अच्छी और मुझे नहीं लगता कि कोई बात होती है। तो आप अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को शेयर करो। कंपटीशन तो जितना अच्छा हो, जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छी बात है। सो अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। बातें अब बहुत हो गई हैं, आज के लिए बहुत हैं। थैंक यू सो मच।